हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री पॉपकॉर्न में पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रियाएं और साथ में हम लैंथेनाइड तत्वों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकरण क्रियाओं को हम पढ़ने वाले हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम कहने का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो ये जो रिएक्शन है उसकी संबंधित रिएक्शन है। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट के तीन अणु H2SO4 के साथ मिलकर पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और जल और 5 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये रिएक्शन आपको अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रियाएं बनाते समय याद होना चाहिए। ठीक है। अब हमने जैसे आपको पिछले कक्षा में बताया था कि अगर कोई पदार्थ नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, तो हम उसके द्वारा उसका तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है अम्लीय माध्यम में, इसलिए हम अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं आप पिछले कक्षा में जाके देख सकते हैं, परंतु यहाँ पर मैं फिर से बना रहा हूँ, आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करते समय हम करते क्या है कि जितने ऑक्सीजन निकले हैं, मतलब जितने ऑक्सीजन के परमाणु निकल रहे हैं और वो हम एक तरफ रख देते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे रख दिया, ये हमने 5 ऑक्सीजन निकल रहे हैं, ये हमने रख दिया। अब हमको जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, हमको तो पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो हम पोटेशियम परमैंगनेट का कितना अणु यहाँ पे लिया गया है जिससे कि वो 5 ऑक्सीजन उत्पन्न हुए, उतने अणु को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 × KMnO4 2 इसलिए लगाया है यहाँ पर क्योंकि ये 2 था। ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाइन खींचा है। 3 लाइन का मतलब बराबर नहीं है। 3 लाइन का मतलब ये हम समझ लेते हैं कि 2 अणु पोटेशियम परमैंगनेट के 5 ऑक्सीजन के अणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब ये लिख लेने के बाद हम इसके जो भार होते हैं, परमाणु भार या अणु भार होते हैं, उनको हम लिखते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो परमाणु भार होता है वो 158 होता है और ये 2 से आगे गुणा है, और ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 16 होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हमने ये भी बताया था कि ये जब आ जाता है तो इसको हम पूरा गुणा कर देते हैं। पूरा गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 80। ठीक है। और ये 2 × 158 इस प्रकार से हो जाएगा। हाँ, अब क्या है, जो पूरा गुणा करने के बाद जो आता है, जैसे 80 आ गया है, तो इसको हम 8 के पहाड़ा में तोड़ देते हैं, 8 के गुणनखंड में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 × 8। यहाँ पर जो भी आएगा ऑक्सीजन के संदर्भ में, जो भी चीजें आती हैं वो 8 के पहाड़े में बिल्कुल टूट जाती हैं। तो 80 है तो 8 दहम 80 हो गया। ठीक है। अब इधर हमने जो लिखा है वो हम लिख ही देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 8 को बचा देंगे। 8 को इसलिए बचा देंगे क्योंकि जब हम 8 बचा लेते हैं यहाँ पर और जो बची राशि है उसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमको 8 जो बचता है उसके आधार पर तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाता है। कैसे देखिएगा, तो यहाँ पर 8 हमने रोक दिया और यहाँ पर हम इसको पक्षांतर करके इधर ला देते हैं, 10 को ये लिख दिया। ठीक है। अब ये हमको ये जो संबंध है ये बता रहा है कि इतना ग्राम, ध्यान से देखेंगे, इतना ग्राम यानी 2/10 गुणित इतना ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट 8 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करेगा। और 8 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करने के लिए जितना हमको पोटेशियम परमैंगनेट की जरूरत पड़ेगी, यानी इतने की, यही इसका तुल्यांकी भार होगा। किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार होता है जो 8 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम इसको ये हम जान गए कि ये जो हमने लाया हुआ है ये पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार है। तो हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। तो KMnO4 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार हो जाता है कितना, यहाँ पर जो लिखा है वो हम लिख लेंगे, 2 × 158/10। या हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आगे भी हल कर सकते हैं। इसको हम आगे हल करेंगे तो कैसे हल होगा कि 2 से हट जाएगा 5। ठीक है। और 158/5
तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि 158 पोटेशियम परमैंगनेट का अणुभार था, उसको अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो तुल्यांकी भार हमारा मिल जा रहा है, यानी ये जो राशि है ये आ जाएगी 31.6। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो तुल्यांकी भार है वो उसके अणुभार का 1/5वां हिस्सा है। अब हम इसके आगे बनाएंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रियाएं हम कैसे बनाते हैं। आपको ये रिएक्शन जैसे मैंने पहले ही बताया था याद होना चाहिए। तो देखिए इस रिएक्शन में 5 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहे हैं। ये नवजात ऑक्सीजन बहुत सारे पदार्थों को ये ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो हम इसको एक उदाहरण लेते हैं कि ये किस प्रकार से ऑक्सीकृत कर देता है। तो पहला उदाहरण हम ए ले लेते हैं। ठीक है, तो ये H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। अब सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। इसको मैंने पिछले क्लास में भी पोटेशियम डाइक्रोमेट से बनाया था, अभी जो है पोटेशियम परमैंगनेट से बना रहे हैं। तो मैंने बोला था कि H2S को S में ऑक्सीकृत कर देता है, तो आप लिखेंगे H2S को S में, ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर हमने बोला था कि हम ऑक्सीकरण क्रियाएं बना रहे हैं, इसलिए हम इसे इधर तीर के इधर लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड होता है उधर राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड में एक नवजात ऑक्सीजन रख देते हैं। ये नवजात ऑक्सीजन हमको रखना है क्योंकि हम ऑक्सीकरण क्रियाएं बना रहे हैं, और ये ऑक्सीजन जो है ये ऊपर वाले रिएक्शन से हमको आएगा, वहां से 5 ऑक्सीजन जो निकल रहा है उसी ऑक्सीजन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब आप इस रिएक्शन को लिख देते हैं पहले, जैसे हमने लिख दिया अभी यहाँ पे, और आप देख लेते हैं कि क्या सब चीज संतुलित है या नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो H2 और O इधर बच रहे हैं, देखिए उधर तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, सल्फर सल्फर है लेकिन H2 बच जा रहा है, तो यहाँ पर हम H2O लिख देंगे। और आप अच्छे से समझ रहे हैं तो पिछले क्लास में जाके समझ लीजिएगा। अब ये जो ऑक्सीजन हमने यूज किया है वो पोटेशियम परमैंगनेट से निकला हुआ ऑक्सीजन है, तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2KMnO4 plus 3H2SO4 is making K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5O। अब ये जो हमने लिख दिया है, इसको लिखने के बाद हमको ये देखना है, हमने दोनों रिएक्शन लिख दिए, जो हमारा कथन का रिएक्शन है वो लिख दिया हमने, और ऊपर का जो ऑक्सीजन आ रहा है वो रिएक्शन लिख दिया। अब हमको ध्यान से ये देखना है कि ऊपर वाला ऑक्सीजन, ऊपर वाले रिएक्शन का ऑक्सीजन और हमने जो ऑक्सीजन यूज किया वो बराबर है या नहीं है। तो वो बराबर नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को टोटल करने वाले हैं, मतलब इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ने वाले हैं। तो पहले हम 5 ऑक्सीजन अगर वो निकाल रहे हैं तो हम इसको भी 5 ऑक्सीजन के इक्वल मिलाएंगे। इक्वल मिलाने के लिए इस रिएक्शन को, जो नीचे वाला रिएक्शन है, इसको हमको 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं। 5 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों को हमको बराबर करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और सारे जितने भी चीजें हैं 5 से गुना हो जाएंगे इस तरीके से, और ये हम हटा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन बराबर हो गया। हम अब इसको टोटल करने वाले हैं। टोटल करते समय क्या करते हैं, जो दोनों रिएक्शनों के तीर होते हैं वहां से दोनों को हाफ हाफ बांट दिया जाता है। इधर LHS हो जाता है और इस तरफ RHS हो जाता है। अब हमको काटना होता है, जो इधर उधर जो समान चीजें होती हैं वो कट जाती हैं। कैसे कट जाती हैं चलिए देखते हैं। 5 ऑक्सीजन से कट गया। ठीक है, और एक ही तरफ जो चीजें होती हैं, जैसे जल देखिए आप, यहाँ पर 3 और 5 है तो उधर का जल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम अब इसको लिख सकते हैं, क्योंकि और कुछ चीजें कटने लायक हमको नजर नहीं आ रही हैं। तो 2KMnO4 plus 3H2SO4 plus 5H2S is making K2SO4 plus 2MnSO4 plus वाटर दोनों ऐड हो जाएंगे 8H2O plus 5S। तो ये एक रिएक्शन यहाँ पर हमने बना लिया। इसके बाद अगला जो हम देखने वाले हैं वो दूसरा रिएक्शन है कि सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। इसको हम कैसे बनाते हैं चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ये जो कथन दिया है इसको कथन बोलते हैं। कथन को हम लिखते हैं SO2 को H2SO4 में, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि ऑक्सीकरण क्रिया है इसलिए आपको यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन तो रखना ही है। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारा जो रिएक्शन हमने बनाया है वो रिएक्शन संतुलित है या नहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा
कि ऑक्सीजन 3 है, उधर ऑक्सीजन 4 है, उधर हाइड्रोजन भी है एक्स्ट्रा। यानी अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो इधर हम जल लगा देंगे। देखिए जल को हम अपने अनुसार लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। जल और अम्लीय माध्यम में है तो हम अपने अनुसार H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर H2SO4 इस यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि H2SO4 ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन अब आप देखेंगे संतुलित हो चुका है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये जो ऑक्सीजन हमने यूज किया है वो ऊपर रिएक्शन का ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 2KMnO4 plus 3H2SO4 is making K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5O। अब ये ऑक्सीजन जो हमने ये यूज कर लिया है, तो अब हमको देखना है कि वहां पर वो 5 है ना, और यहाँ पर ये 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 5 बनाएंगे, यानी इस रिएक्शन को, नीचे वाले रिएक्शन को 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको 5 गुणा करना है। तो 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। 5 से हमने गुणा कर दिया। अब हम इसको टोटल कर देते हैं। टोटल करने के लिए हमने बताया था कि 2 2 3 होते हैं, वहां से हम इसको बीचों बीच बांट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको टोटल करते हैं। टोटल करेंगे तो हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान देना होगा कि ऑक्सीजन तो हम कटेगा ही, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बराबर किया था, लेकिन और भी कुछ चीजें कट रही हैं या नहीं, इसको भी हमको देखना होगा। तो कैसे देखते हैं, चलिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर H2SO4 आपने 3 इधर भी मिल रहा है, इधर 5 मिल रहा है, तो इधर की पूरी ये 3 कट जाएंगे और यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई चीज और नजर आएगा कि वाटर भी लेफ्ट राइट में पड़ रहा है, तो हम वाटर को क्या करेंगे, इधर से 3 जल काट देंगे और इधर से हम यहाँ पर 2 बचा देंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे ख्याल से अब और कुछ कटने लायक नहीं बचा है, तो हम इसको उतार लेते हैं। तो 2KMnO4 प्लस 2H2O प्लस 5SO2 is making K2SO4 प्लस 2MnSO4। MnSO4 में मैंगनीज प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट जो है 2H2SO4। इस तरीके से ये रिएक्शन हम बना लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम बनाने वाले हैं, ऑक्जेलिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेट कर देता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो, उसका फार्मूला होता है H2C2O4। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसको शॉर्टकट फार्मूला में ऐसे बताते हैं, जबकि अगर आपको ऑक्जेलिक अम्ल कोई संरचना में लिखने बोल रहा है तो ऐसा बताया जाता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में भी पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। अब ये हम बनाते हैं, तब हम इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल सबसे पहले हम लिख देते हैं और उसको बदल देता है, ये किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये हमने पहले देख के लिख लिया। अब यहाँ पे हम एक नवजात ऑक्सीजन लगा ही देंगे क्योंकि हमको लगाना ही है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, कुछ बैलेंसिंग में प्रॉब्लम थोड़ी है। तो यहाँ पे कार्बन 2 बार है, यहाँ पे कार्बन 1 बार है, तो इसको हम 2 बार कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे ऑक्सीजन जो है उधर 4 बार यूज हो गए, एक ऑक्सीजन बच रहा है, इधर जल बच रहा है। ठीक है, सॉरी वाटर, हाइड्रोजन बच रहा है, तो यहाँ पर हम इसको H2O लिख देंगे और ये हमारा संतुलित हो जाता है। ठीक है, अब ये हमने रिएक्शन जो कथन का रिएक्शन संतुलित कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन जो लाए थे ऊपर से लाए थे, तो फिर से हम उसको लिख देते हैं KMnO4 plus 3H2SO4 is making K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5O, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब करना क्या होता है, हमको ये ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों बराबर करने के लिए नीचे वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम नीचे वाले रिएक्शन को 5 और ये पहले से 2 था इसलिए 10 हो जाएगा और ये 5। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं क्योंकि दोनों ऑक्सीजन हमारे बराबर हो चुके हैं। तो टोटल करते समय हम यहाँ से 2 भाग में बांट दिए, उधर लेफ्ट राइट में है तो हम जो यहाँ से लेफ्ट राइट में अनुसार देख देख के काट लेते हैं। तो 5 ऑक्सीजन यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटने लायक नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसको लिखते हैं 2KMnO4 plus 3H2SO4 plus 5H2C2O4
इज मेकिंग K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस इधर के वाटर दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 और 5 8H2 प्लस 10CO2। ये जो है हमारा रिएक्शन बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लेंथेनाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका विन्यास होता है, इसके बारे में हमको समझना है। तो देखिए लेंथेनाइड जो होते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे की तरफ रखा जाता है, आपको ये पता होगा। अब हम इनके विन्यास को बहुत ध्यान से देखेंगे, तब हमको इसके सामान्य विन्यास के बारे में आइडिया पड़ता है। तो देखिए लेंथेनाइड में पहला जो तत्व होता है वो होता है लेंथेनम। देख सकते हैं आप लेंथेनम, लेंथेनम का मैंने विन्यास बनाया है, अक्रिय गैस विन्यास है ये। अक्रिय गैस विन्यास जो है बनाने के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो लेंथेनम जो है उसमें जिनान 54 4F0 5D1 6S2, यानी लेंथेनम इसमें का एक पहला तत्व है। ध्यान से देखिएगा, हम F ब्लॉक के तत्व जरूर बोल रहे हैं, परंतु यहाँ F कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के हम नेक्स्ट एलिमेंट में आते हैं सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 58 होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये विन्यास हुआ है इसमें 54 2 56 और 57 के बाद 58। ये एक्चुअली 6s के बाद 4s पहले भरता है, ठीक है ना। 6s के बाद 4f पहले भरता है, लेकिन ये एक अपवाद है लेंथेनम। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि 6s के बाद अगला जो ऑर्बिटल होता है वो 4h होता है, वो भरना होता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है ये कि 6s के बाद में d में आ जाते हैं। और यहाँ पर भी थोड़ा सा अपवाद है कि सीरियम में अगर आप आएंगे तो जिनान 54 के बाद 6s2 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं 2, ये दोनों f में भरना चाहिए था। कैसे 54 2 56 और 2 यहाँ पे 58 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने चाहिए थे, लेकिन एक को d में गया और एक f में गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसियोडाइमियम। प्रेसियोडाइमियम 59, अगर आप इसका विन्यास देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन d में ना जाके शुद्ध f में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआती जो लेंथेनाइड, वैसे तो ये 14 तत्व हैं, लेकिन अभी हमने इसको 3 ही को बताया है। तो ये बता रहा हूँ कि शुरुआती जो तत्व होते हैं जैसे लेंथेनम होता है, सीरियम होता है, ये जो तत्व होते हैं ये तत्व शुरू में थोड़ा सा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद होता है। अब यहाँ पर बात आती है इनका सामान्य विन्यास क्या होता है। तो इनका सामान्य विन्यास जो होता है वो हम कैसे जानते हैं। तो आपको यहाँ पर सामान्य विन्यास, जब भी किसी चीज का सामान्य विन्यास बनाना होता है ना, किसी भी ब्लॉक का, तो आप पीछे पीछे के सेगमेंट को ध्यान से देखते हैं। देखिए इसमें 4f 5d 6s 4f मतलब सेम पैटर्न है, 4 5 6 4 5 6 4 5 6 इस तरीके से है। अगर हम जिनान को हटा देते हैं तो यहाँ पे 4 5 6 है, मतलब अगर हम इसको n मानते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर इस 6 को n बराबर मान लेते हैं, n बराबर 6 मान लेते हैं, स्मॉल n बराबर, तो ये n-1 और ये n-2, देखिए n बराबर 6, तो n-1 यानी 5 और n-2 यानी 4। तो हम यहाँ, तो चलिए इसके सामान्य विन्यास को देखते हैं। सामान्य विन्यास में यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे n-2f, ठीक है। f जो है वो 1 से 14 तक भरता है और n-1d। देखिए इस जो ब्लॉक के तत्व हैं उसमें d में सिर्फ 1 से 2 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन तक जाते हैं, तो इसको सिर्फ 0 to 1 ही शो किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत में d में 1 चला जाता है, उसके बाद में नहीं जाता। और यहाँ पर ns2, ns में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये इनका सामान्य विन्यास हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे हैं लेंथेनाइड। लेंथेनाइड में जो विन्यास होता है वो 4f तक लिमिटेड होता है, 4f से आगे 5f में नहीं जाता। 5f में जाता है तो वो एक्टिनाइड हो जाते हैं। तो 4f तक जो है वो लेंथेनाइड के जो तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन 4f तक ही भरे जाते हैं, इसलिए इनको 4f ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। 4f ब्लॉक के तत्व भी इनको हम कहते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि लेंथेनाइड जो 14 तत्व होते हैं जिनको कि हम लेंथेनाइड के नाम से जानते हैं, उन तत्वों को हम याद कैसे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ कोड बना दिया है जिसके आधार पर आप इसको याद कर सकते हैं, जो 14 तत्व लेंथेनाइड में होते हैं।
तो देखिए हमने किस प्रकार से कोड बनाया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। इसमें जो पहला तत्व होता है लेंथेनाइट श्रेणी में वो होता है लेंथेनम, जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, ठीक है। उसके बाद बाकी आने वाले जो तत्व होते हैं जैसे सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नायोडाइमियम, प्रोमिथियम, इस तरीके से अलग अलग तत्व 14 तत्व होते हैं। इनका ये जो क्रम हमने लिखा है ये बिल्कुल उसी क्रम से जमे हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से। तो इनको हम याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिए, लेंथेनम आपको याद होना चाहिए। पहला जो है वो लेंथेनम आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए। आप अगले से क्रम बनाते हैं, अगले से सीक्वेंस बनाते हैं। तो लेंथेनम को यहाँ से हम बिल्कुल अलग हटा देते हैं। अब यहाँ से अगला हम याद करते हैं। तो देखिए सेलिना, सीई सेलिना ने, सेलिना प्रीति ने डंडे से, तो एनडी आ गया, ठीक है। आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, सेलिना प्रीति, ठीक है ये सही है। सेलिना प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिम्मी को मारा। तो को मारा का कोई मतलब नहीं है, को मारा से मतलब नहीं है, आप सिम्मी यानी एफएन सी मीडियम तक आ सकते हैं। उसके नेक्स्ट जो है वो है ईयू, यूरोपियम। तो यूरोपियम का यूरोप, ठीक है। गैडोलिनियम का गया, तो ठीक है। तो टीबी और डायरिया, टीवाई से डायरिया हो गया, ठीक है। ये होलोनियम आ गया आपका 67 में, ठीक है। इस तरीके से आप जो है और बच जाते हैं जो चार तत्व, तो उनको कैसे याद करते हैं। तो ईआर मतलब ईआर को हमने अरे से बता दिया है, टमाटर से बता दिया टीएम को, ठीक है। और जो है ये जो है इटरपियम जो है वो येलो और ब्लू। इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा व्यवस्थित करके रखना पड़ेगा, क्योंकि येलो ब्लू में ब्लू का एक अक्षर ऊपर जाता है। तो येलो ब्लू, इस तरीके से आप 14 तत्वों को याद कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लेंथेनाइट तत्वों के गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला गुण जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो है लेंथेनाइट तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि लेंथेनाइट जो तत्व होते हैं, 14 तत्व होते हैं, उनमें सबसे स्थायी मैक्सिमम जो तत्व होते हैं वो +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। परंतु आपको जैसा पता होगा कहीं पर भी कोई भी नियम में कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कुछ तत्व जो हैं जैसे सीरियम और टर्बियम जो है ये +4 ऑक्सीकरण भी दर्शाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है +4 ऑक्सीकरण दोनों के दोनों दर्शाते हैं। तो +4 दर्शाने का कुछ तो कारण होता है, तो वो कारण हम चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे सीरियम और टर्बियम दोनों 4+ दर्शाते हैं, लेकिन हम सीरियम से समझ लेते हैं उसको। तो सीरियम का हमने एक विन्यास लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जिनान 54, 4f1, 5d1 और 6s2। अब ये जो क्या होता है कि जब हम अक्रिय गैस विन्यास लिखते हैं तो जो ऑर्बिटल में जो लिखे हुए तत्व होते हैं, जैसे जिनान तो अक्रिय हो गया, यहाँ तक पूरा अक्रिय हो गया, लेकिन ये जो है ये बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं, ठीक है। मतलब यही इलेक्ट्रॉन जो है क्रियाशीलता के कारण बनते हैं, 4f और 5d और 6s2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ही जो है किसी क्रिया में भाग लेंगे। तो क्या होता है कि सीरियम जो है वो 4+ अवस्था में आने पर, 4+ अवस्था में आने का मतलब है वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षकों के 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। देख सकते हैं आप, s का उसने 2 छोड़ दिया तो 0, d का 1 छोड़ दिया तो 0 और 4f का भी 1 छोड़ दिया तो 0। अब ये सारे को 0 कर देता है। 0 करने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा एक अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। जिनान के साथ ये जो बचेंगे ये सारे अक्रिय हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो क्रिया नहीं करेंगे। तो अपने आप को अक्रिय बनाने के लिए देखिए हर जो तत्व कोशिश करता है कि वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर सीरियम ने भी इसी कोशिश में अपने आप को 4+ बनाया है। 4+ बनाने से वो अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर चुका है, ठीक है। इस तरीके से कुछ तत्व और होते हैं जो 2+ ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूरोपियम का +2 ऑक्सीकरण संख्या क्यों होता है। तो यूरोपियम का फिर से हमको उसका कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, देख सकते हैं हम, जिनान 54, 4f में 7। याद रखेंगे 4f में 7, अगर f में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो बहुत ही स्टेबल हो जाता है वो। इसी तरीके से d में 5 आ जाते हैं तो वो भी स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे d में 7 है मतलब ये स्टेबल है, और 5d 0 और 6s2 ये है। तो इसमें जो ये स्टेबिलिटी यहाँ पर है, लेकिन s में जो है स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करता है s के इलेक्ट्रॉनों को हटा देता है, और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 निकलने के कारण ये +2 शो करता है, और अपने 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं यूज करता, क्योंकि उससे उसको स्टेबिलिटी मिली हुई है, अर्धपूरित बोलते हैं जो, वो कंडीशन यहाँ पे रहता है, और इस कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन ही छोड़ता है, बाकी सारे इसके स्टेबल फॉर्म में लगभग आ जाते हैं। तो इस कारण यूरोपियम जो है +2 शो करता है।
अब हम इसके दूसरे गुण के बारे में बात करते हैं, वो है रंग। तो ध्यान देंगे कि लैंथेनाइड तत्वों के आयन, आयन की बात कर रहे हैं, परमाणु का आयन यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हुए होंगे ऑक्सीकृत अवस्था में। तो लैंथेनाइड तत्वों के आयन सामान्य रूप से रंगीन होते हैं, ठीक है, रंगीन ही आयन बनाते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जहां पे वो रंग पैदा नहीं करते। अब इसका कारण क्या है, सुनिए। इसका कारण है कि 4f ऑर्बिटल में, जो 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं ना, सिंगल अयुग्मित का मतलब इस तरीके की स्थिति, ठीक है। अच्छा, एक ब्लॉक में 7 कक्षक होते हैं, तो 1 2 3 4 5, एक और बनेगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे अयुग्मित मतलब ऐसे कंडीशन, देखिए ये कंडीशन युग्मित हो गया, इस तरीके से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अगर f ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो पक्का वो आयन, जो संक्रमण तत्वों के, सॉरी लैंथेनाइड तत्वों के जो आयन होंगे वो रंगीन होंगे। क्यों? क्योंकि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही मान लीजिए ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये अपने स्थान से ये संक्रमण करते हैं दूसरे वाले स्थान पर, इसको कि FF संक्रमण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सीधा सीधा बना दिया है, लेकिन F के कक्षक ऊर्जा के मामले में ऊपर नीचे होते हैं। तो F के इलेक्ट्रॉन जैसे सिंगल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो अपने कक्षक से दूसरे कक्षक में वो संक्रमण करते हैं, जिसको FF संक्रमण कहते हैं। और इस संक्रमण के लिए वो दृश्य प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। दृश्य प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल जब भी संक्रमण में होता है तो रंग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है F ऑर्बिटल में, तो वो FF संक्रमण करेंगे और FF संक्रमण करने से उनमें रंग आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण भी यहाँ पर हमने लिख रखा है कि कौन से आयन में कैसा रंग। तो देखते हैं यहाँ पे प्रोमिथियम, ठीक है, प्रोमिथियम और थुलियम, ये दोनों के बारे में आप देखिए, दोनों के दोनों 3+ बना रहे हैं। हमने बताया था शुरू में कि लैंथेनाइड तत्वों में 3+ ऑक्सीकरण संख्या एकदम कॉमन होती है। तो ये 3+ और ये 3+, इन दोनों आयनों को ध्यान से देखिए। ये जब 3+ में होते हैं, यानी इनके इलेक्ट्रॉन जो है 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए होते हैं, तो इनके F का विन्यास ऐसा होता है। सिर्फ F को ध्यान देना है हमको, बाकी DS से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे प्रोमिथियम 3+ अगर है तो उसके F में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो दोनों अयुग्मित होंगे, सीधी सी बात। अगर वहां पे आप 7 वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो अयुग्मित होंगे। तो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका रंग हरा होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये थुलियम में आ जाते हैं, तो आपको देखते हैं कि उसमें 12 इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं F में। अब F में अगर हम 12 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना भरा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 10 11 12। तो अगर हम 12 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो 2 अयुग्मित बचते हैं, 2 अयुग्मित बचते हैं, तो 2 अयुग्मित इसमें भी बचते हैं। देखिए अगर F में 12 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो 2 इसमें भी बचते हैं और दोनों का रंग सेम हरा हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात क्या है, अगर आप इसका कॉमन थोड़ा दोनों के बीच में संबंध देखेंगे तो ये संबंध है कि अगर किसी F वाले ऑर्बिटल में कम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो इसको 14 में से घटाते तो कितना आता, 12। ध्यान से देखेंगे कि F में मिनिमम वाले F वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे F में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसको हम 14 में से ये 2 घटा देते तो कितना आता, 12 आता, ठीक है। तो 14 में से घटाने पर 12 आता। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसमें 3 है, अगर इसको 14 में से घटाते तो 11 आता। तो ये दोनों के दोनों 14 में से घटाने का पैटर्न है, ध्यान से देखेंगे। जैसे 3 है तो 14 में से घटाएंगे तो 11 आएगा, यहाँ 2 है तो 14 में से घटाएंगे तो 12 आएगा। और 14 में से घटाने पर जो 12 आया है और पहले जिसको घटाया हमने 2 को घटाया, ये 2 और 12 वाले के कलर सेम होते हैं। देखिए एक अच्छा पैटर्न है, मजेदार पैटर्न है यहाँ पे, कि यहाँ पे जोड़ियां इसलिए बना रखी है ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 12 इलेक्ट्रॉन हो। 14 में से 2 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, तो 2 हो या 12 हो, ये दोनों के दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी और दोनों के दोनों एक ही जैसा कलर प्रदान करेंगे। जैसे F में 3 है मान लेते हैं, तो F में 3 है तो उसको 14 में से घटाने पर कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो ये 3 और 11 दोनों वाले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी और दोनों के रंग भी सेम होते हैं। अब अगला गुण हम देखते हैं, वो है लैंथेनाइड संकुचन, जो कि थोड़ा ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए लैंथेनाइड संकुचन आपको समझने से पहले हम ये बताते हैं कि जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं, लैंथेनाइड तत्व जैसे जैसे उनमें परमाणु बढ़ते जाता है, उनका आकार घटते जाता है, वो
छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत एक दूसरे से बहुत छोटे नहीं हो जाते, एक निश्चित क्रम से छोटे होते हैं, पर डी ब्लॉक के तत्वों से ये छोटे ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ये छोटे कैसे होते हैं। तो ये इनके आयनों की, इनके जो परमाणु होते हैं उनके आकार तो छोटी होती ही जाती है, लेकिन अगर इनके आयनों को देखें, 3+ आयन ये जनरली बनाते हैं, मैंने बताया था, तो आयन तो और भी तेजी से उनका आकार डिक्रीज होता है। देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, इधर आयनिक त्रिज्या है, ठीक है, इस तरफ परमाणु क्रमांक है। तो आप देखेंगे कि हम जैसे ये आयनिक त्रिज्या, मेरे उंगली देखिएगा ध्यान से, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक उधर बढ़ते जाता है, वैसे 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 आयनिक त्रिज्या डाउन होते जा रही है। क्योंकि आयनिक त्रिज्या की बात कर रहा हूं मैं, आयनिक जहां 3+ वो बना के रखे हैं, आयन बना हुआ है, लेकिन परमाणुओं में भी घटती है। परमाणु और आयन में क्या अंतर होते हैं? परमाणु में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं और आयन में इलेक्ट्रॉन निकल गए होते हैं। तो यहाँ पे सबके सब 3+ आयन बनाते हैं, आयन में बल्कि ज्यादा तेजी से इस पे साइज घटते हैं। इसी को हम लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। संकुचन का मतलब सिकुड़ जाना। अब यहाँ पे ग्राफ तो आपने देख लिया कि साइज सिकुड़ रही है, लेकिन यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट में आना है कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि परमाणुओं की साइज अगर छोटी हो रही है, ध्यान से देखिए, परमाणुओं की साइज अगर छोटी हो रही है तो उसमें सबसे इफेक्ट, जो सबसे प्रभावकारी चीज रहता है वो नाभिक होता है। क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है, नाभिक ज्यादा प्रबल होता जाता है। ठीक है, तो नाभिक जैसे मैंने आपको बताया था, इन तत्वों का परमाणु क्रमांक बहुत अधिक से शुरू होता है, जैसे 57, 57, 58 से। तो इसमें इनके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो 57, 58, 59 इस तरीके से प्रोटॉन उसमें बढ़ते जाते हैं नाभिक में। जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतना ज्यादा उसमें प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन बढ़ते जाने से नाभिक पावरफुल होता जाता है, और पावरफुल होते जाने से अगर अपने अगल बगल के जो दूर दूर तक इलेक्ट्रॉन पहले उनको ज्यादा तेजी से वो खींचता है, जिससे कि परमाणु का आकार कम होता है। तो नाभिक का प्रबल होना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर नाभिक जो है बहुत पावरफुल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नहीं खींच पाता। तो वो क्या चीज है, वो ध्यान से देखेंगे। इसको आप बिल्कुल, मैं जहां पे उंगली रखूंगा वहां पर ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे चलिए आप देख सकते हैं डी के इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर डी के इलेक्ट्रॉन मैंने मार्क किया हुआ है, 5d मैंने लिख रखा है। तो ये अगर मान लेते हैं कि हम डी ब्लॉक में हैं, ये आप 5d से डी ब्लॉक के तत्वों को समझिए। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों में जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो s के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपको इसका विन्यास और क्लियर करना होगा तो आप पिछले डी ब्लॉक के क्लास को देख सकते हैं जाके। तो डी ब्लॉक के तत्वों में अभी आप मान लीजिए f नहीं है, सिर्फ d और s की बात कर रहे हैं। तो बाह्यतम कोश में 6s कक्षक, जैसे s कक्षक के इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही डी ब्लॉक में 4s के रहते थे। ठीक है, मतलब ये समझ के चलिए, यहाँ 4s 6 से मतलब नहीं, अपन यहाँ बाह्यतम जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें s कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं अभी। और जो डी ब्लॉक में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आया, डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, इसमें पहले भरेगा फिर डी में आता है। तो मान लीजिए पहले ये भरा, फिर ये भरा, फिर पहले ये भरा, तो फिर ये भरा। अब क्या होगा कि जब डी के इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वो एस के सामने आते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में जैसे कि कोई जादू दिखा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर जादू हो रहा है। ठीक है, और एक आदमी पहले से खड़ा है, ठीक है, उसके सामने में एक नया आदमी आके घुस जाता है। तो भाई इसको जादू ठीक से दिखाई नहीं देता, पीछे वाले को जादू ठीक से दिखाई नहीं देता। जादू कितना भी जोर जोर से, जादू वाला कितना भी जोर जोर से बोले, कितना भी उछल उछल के दिखाई, लेकिन इसको दिखाई नहीं देता क्योंकि इसके सामने में एक आदमी आ गया। तो डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है कि जो एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो बाहर में होते हैं उनके सामने में डी के इलेक्ट्रॉन इंटर करते जाते हैं। डी ब्लॉक में होता ही ऐसा है। तो ये नाभिक जो है, नाभिक का जो धनावेश का जो क्षमता है, जो उसका पावर है, वो इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं आ पाता क्योंकि इसके सामने में पर्दा लग जाता है। ठीक है, यानी नाभिक से सीधी पकड़ नहीं बैठा पाता। ये वाला देखिए, ये वाला, क्योंकि इसके सामने में कुछ आ गया तो इसके साथ पकड़ बैठाएगा वो नाभिक, इसके साथ पकड़ ठीक से नहीं बैठा पाता। तो ऐसे में क्या होता है कि नाभिक में कितना भी अधिक आवेश क्यों ना हो, नाभिक कितना भी अधिक पावरफुल क्यों ना हो, इस इलेक्ट्रॉन को ठीक से पकड़ नहीं पाता। इसको बोलते हैं प्रतिरक्षण प्रभाव। तो डी ब्लॉक के तत्वों में ये होता ही है। डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो डी ब्लॉक में जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा एस के आगे जाके प्रतिरक्षण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्वों तक साइज जो है
आप अगर उसकी परमाणु त्रिज्या के बारे में आप पढ़ेंगे तो पिछले क्लास में पढ़ाया है कि उसकी साइज पहले सिकुड़ती है नाभिक के कारण, फिर उसके बाद परीक्षण प्रभाव के कारण बढ़ने लग जाती है। अब यहाँ पे चूंकि हम 4 ब्लॉक मतलब लेंथेनाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, 4F के कक्षक वहां पे आते हैं, तो देखिए वहां पर क्या होता है। तो वहां पर होता यह है कि जो परिरक्षण प्रभाव पहले होना था उसको डीएनए कर दिया, डीएनए पहले कर दिया, लेकिन अब जब 4F के इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो वो ऐसे ऐसे जगह पे प्रवेश करते हैं जहां पर परिरक्षण प्रभाव नाभिक के साथ वो मतलब s के इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब नहीं करते। देखिए आप ये s के इलेक्ट्रॉन है, इनको 4F यहाँ पे मैंने बना रखा है 4F, देखिए ये 4F के इलेक्ट्रॉन, 4F के इलेक्ट्रॉन, 4F के इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से आप ये 4F मैंने जितने बनाए, 4 बनाए मैंने, 1 2 3 4, आप देखेंगे ये किसी को पीछे वाले को डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। और ये सीधे नाभिक से कांटेक्ट बैठाते हैं, सीधे नाभिक से उनका कांटेक्ट रहता है और ये पीछे अपने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करते। अब क्या होता है कि जैसे ही हम लेंथेनाइट तत्वों में आते हैं नाभिक बहुत ज्यादा आवेशित हो गया होता है, ठीक है, नाभिक बहुत ज्यादा आवेशित हो गया होता है और आने वाले इलेक्ट्रॉन 4F कक्षकों में प्रवेश करते हैं जहां पे परिरक्षण प्रभाव दूसरे को नहीं लगता। तो इस कारण क्या होता है, नाभिक का पावर बढ़ता चला जाता है और परिरक्षण प्रभाव बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। तो ये नाभिक जो है पावरफुल होने के कारण पीछे तक के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लगता है, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक तक तो डीएनए डिस्टर्ब कर दिया, जो था वो हो गया। लेकिन अब जब नाभिक पावर बढ़ते जाता है, उसका 4F कक्षक के इलेक्ट्रॉन जब परीक्षण प्रभाव नहीं डालते, वो सीधी ऐसी जगह पे आके बैठते हैं जहां से 6s की पकड़ अच्छी, मतलब पीछे वाले इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब नहीं करते। तो नाभिक पीछे वाले को खींचने का प्रयास करता है और खींचने के प्रयास के कारण इनकी साइज अचानक तेजी से घटने लगती है। अब यहाँ पे बात आती है आयन ज्यादा क्यों घट जाते हैं। तो आयन इसलिए घट जाते हैं, आयनों की साइज ज्यादा स्पीड से इसलिए घटती है क्योंकि आयनों की साइज में s के इलेक्ट्रॉन ही निकल जाते हैं। भाई आयन कब बनेंगे, जैसे आपने ये लिख रखा है, जैसे ये जिनॉन, ठीक है, 4F 5D 6s। अब मान लीजिए कि हम इसमें से, चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हम इसको आयन बनाते हैं, मान लीजिए, तो आयन बनाने से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। चलिए ये 0 कर दिया। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, मैंने s के इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। तो अगर s के इलेक्ट्रॉन हट जाए तो और अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि नाभिक को लास्ट वाले को पकड़ना ही नहीं पड़ेगा, फिर सीधा साइज सिकुड़ने का काम ही होगा, ठीक है। इस कारण जो आयन होते हैं, जो संक्रमण तत्वों के जो आयन होते हैं, वो उनकी साइज बल्कि ज्यादा कम होती है परमाणुओं की अपेक्षा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये लेंथेनाइट संकुचन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।